3 जुलाई 1979 रात के 8 बजे हिंद महासागर के बीचों बीच एक रेडियो संदेश गूंजा और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। 51 इंसान, 20,538 टन लोहा और एक पूरा जहाज, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी SOS के, बिना एक बूंद तेल छोड़े हिंद महासागर ने उन्हें निगल लिया। और आज दशकों बाद भी उनका कोई सुराग नहीं। ये कहानी है MV कैराली की, केरल के उस जहाज की जो गया तो था जर्मनी के लिए, लेकिन पहुंचा समुद्र की उस गहराई में जहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, आज हम उस मिस्ट्री को खोलने जा रहे हैं जिसे भारत की सरकार ने दबाने की कोशिश की, जिसे केरल शिपिंग कॉरपोरेशन ने छुपाने की कोशिश की और जिसे समुद्र ने आज तक अपने सीने में दफन करके रखा है। तो शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपको हैरान कर देगा। साल था 1965। नॉर्वे के एक शिपयार्ड में एक जहाज बना। नाम था ऑस्कर सॉल्ट। ये एक बल्क कैरियर था, यानी भारी माल ढोने वाला जहाज। साल 1975 में केरला शिपिंग कॉरपोरेशन ने इसे 5 करोड़ 81 लाख रुपए में खरीदा और इसे एक नया नाम दिया, MV कैरली। ये नाम था केरल की उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कैरली, जो केरल की कला, संस्कृति और आत्मा को दर्शाता है। केरल शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उनका गौरव था, उनका सपना था, उनकी पहचान थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जहाज की क्षमता कितने टन माल ढोने की थी? सिर्फ 19,000 टन। और इस आखिरी सफर में इस पर कितना माल लादा गया? 20,538 टन, यानी जहाज की क्षमता से 1,538 टन ज्यादा। और ये सिर्फ एक तकनीकी आंकड़ा नहीं है, ये उस लापरवाही की कहानी है जिसने 51 लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। 30 जून 1979 गोवा का मोरमुगाओ बंदरगाह। कैप्टन मरियादास जोसेफ अपने जहाज के साथ तैयार खड़े थे। उनके साथ थे 50 और लोग, कुल मिलाकर 51 जाने। इनमें से 23 अकेले केरल के थे। चीफ इंजीनियर थे अभी मठाई। और सबसे दिल को छू लेने वाली बात, कैप्टन जोसेफ की पत्नी भी इस सफर में साथ थीं। यह सफर था पूर्वी जर्मनी के रोस्टॉक बंदरगाह तक। रास्ते में एक पड़ाव था अफ्रीका के जिबूती में, जहां जहाज को ईंधन भरना था। लेकिन रवाना होने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही रंग दे देता है। पोर्ट अथॉरिटीज ने जहाज का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने पाया कि जहाज का रडार खराब था। रडार, वो आंखें जो समुद्र में अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं, जो तूफान से पहले चेतावनी देती हैं, जो दूसरे जहाजों और खतरों को पहचानती हैं। उस रडार को रिपेयर करने की जरूरत थी। कैप्टन मरियादास जोसेफ ने साफ मना किया। उन्होंने कहा कि बिना ठीक किए रडार के वो जहाज नहीं चलाएंगे। लेकिन केरल शिपिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने उन पर दबाव डाला। कंपनी को डेडलाइन थी, कार्गो की डिलीवरी का प्रेशर था, पैसों का हिसाब था और आखिरकार कैप्टन को झुकना पड़ा। खराब रेडार के साथ जुलाई के भयंकर मॉनसून में जरूरत से ज्यादा माल लेकर MV कैराली ने मोरमुगाओ बंदरगाह छोड़ा। ये बात इतनी गहरी है कि सुनकर हैरत होती है। कैप्टन जोसेफ इतने अपसेट थे कि उन्होंने कंपनी की तरफ से रवानगी की रात को जो फेयरवेल डिनर पार्टी दी गई थी, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। और जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने इन सभी खतरों का जिक्र किया था। सोचिए, एक कैप्टन जो जानता था कि यह सफर खतरनाक है, जिसने मना किया था, जिसने खत लिखा था, क्या वो खत किसी आने वाली तबाही का इशारा था? खैर, जहाज चल पड़ा। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई बॉम्बे रेडियो के थ्रू जहाज से नियमित संदेश आ रहे थे। हर रोज दोपहर को कैप्टन हेडक्वार्टर्स को अपनी पोजीशन बताते थे। ये एक तय रूटीन था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन फिर 3 जुलाई 1979 की रात 8 बजे आखिरी संदेश आया। जहाज मोरमुगाओ से लगभग 500 मील दूर था और उसके बाद कुछ नहीं। 4 जुलाई को KSC ने जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। 5 जुलाई, कोई जवाब नहीं। 6 जुलाई, कोई जवाब नहीं। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल है,
जब 3 दिन से जहाज का कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो केरल शिपिंग कॉरपोरेशन ने क्या किया? क्या उन्होंने तुरंत नेवी को अलर्ट किया? क्या उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया? नहीं, उन्होंने इंतजार किया। 8 जुलाई को एमवी कैराली को जिबूती पहुंचकर ईंधन भरना था। वो नहीं पहुंचा, फिर भी कोई हलचल नहीं। 11 जुलाई को, यानी जहाज के आखिरी संदेश के 8 दिन बाद, जिबूती में केएससी के शिपिंग एजेंट मिटकोट्स ने कोच्चि हेडक्वार्टर्स को सूचना दी कि एमवी कैराली अभी तक यहां नहीं पहुंचा। तब जाकर कंपनी को ऑफिशियली पता चला कि कुछ गड़बड़ है। और अब सुनिए वो बात जो इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा है। जब केएससी को पता चला कि जहाज लापता है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे सीक्रेट रखा। एक गुप्त बैठक हुई। सरकार और नेवी को क्वाइटली इन्फॉर्म किया गया, लेकिन 51 परिवारों को, जिनके पति, बेटे, भाई उस जहाज पर थे, उन्हें कुछ नहीं बताया गया। और सर्च ऑपरेशन वो शुरू हुआ 16 जुलाई को, यानी जहाज के आखिरी संदेश के पूरे 13 दिन बाद। इंडियन नेवी के रिकॉनेसेंस प्लेन्स ने उस इलाके में उड़ानें भरी जहां से आखिरी संदेश आया था। लेकिन उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, एक भी टुकड़ा नहीं, जहाज का मलबा नहीं, तेल का धब्बा नहीं, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई फ्लोटिंग कार्गो नहीं। जैसे एमवी कैराली और उस पर सवार 51 लोग हवा में घुल गए हों। यह बात क्यों इतनी अजीब है? क्योंकि जब कोई जहाज डूबता है तो वो सब कुछ छोड़ जाता है। तेल का निशान, मलबे के टुकड़े, लाइफ जैकेट्स, कार्गो, कुछ ना कुछ तो बचता ही है। लेकिन एमवी कैराली ने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। और यही इस मिस्ट्री को दुनिया के सबसे हैरान करने वाले समुद्री रहस्यों में से एक बनाता है। तो फिर हुआ क्या? इतने बड़े जहाज का, 51 लोगों का, 20,538 टन लोहे का कोई निशान नहीं। और इसका जवाब खोजने के लिए हमें उन तमाम थियरीज को समझना होगा जो अब तक सामने आई हैं। और मैं आपको बता दूं, इनमें से कुछ थियरीज ऐसी हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। लेकिन पहले, अगर आप इस तरह की रियल मिस्ट्रीज और अनटोल्ड स्टोरीज पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं उन थ्योरीज की। पहली थ्योरी, कार्गो लिक्विफैक्शन। जुलाई का महीना, भारत में मॉनसून का पीक टाइम। जब बारिश होती है तो आयरन ओर में नमी घुस जाती है। अगर लोहे में मॉइस्चर की मात्रा एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए, जिसे ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट कहते हैं, तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदलने लगता है। समझिए इसे ऐसे, अगर आपने किसी बर्तन में रेत भरी हो और उसमें पानी डाल दें, तो रेत हिलने लगती है, एक तरफ खिसकने लगती है। ठीक यही जहाज के अंदर हो सकता है। जब 20,538 टन लोहा, जो पहले से क्षमता से ज्यादा था, लिक्विड फॉर्म में एक तरफ खिसकने लगे, तो जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर कुछ ही मिनटों में जहाज पलट सकता है, इतनी तेजी से कि एसओएस भेजने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, अगर जहाज इस तरह डूबा तो तेल कहां गया, मलबा कहां गया? यह थ्योरी पूरी पिक्चर एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरी थ्योरी, सोमाली पायरेट्स। 1979 में हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों का डर था और एमवी कैराली के पास एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, खराब रडार। एक जहाज जिसका रडार काम नहीं कर रहा, वो अपने आसपास आने वाले खतरे को भांप नहीं सकता। पायरेट्स जानते थे कि एक अंधा जहाज आसान शिकार होता है। क्या हुआ होगा उस रात जब आखिरी संदेश आया? क्या किसी ने एमवी कैराली पर हमला किया? क्या 51 लोगों को किसी वीरान टापू पर छोड़ दिया गया और जहाज को किसी दूसरे नाम से कहीं और ले जाया गया? और ये थ्योरी इसलिए भी डिसमिस नहीं की जा सकती क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं, इतने बड़े बल्क कैरियर को हाईजैक करके उसकी शेप बदलना, उसे रीपेंट करना और किसी और देश में बेचना, ये इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी कोई रैंसम डिमांड नहीं आई, कोई क्लेम नहीं किया गया, कोई गवाह नहीं मिला। और तीसरी थ्योरी, ये वो थ्योरी है जो सबसे ज्यादा हिला देती है, इंश्योरेंस फ्रॉड। कुछ लोगों का आरोप है, और ये सिर्फ आरोप है, कि केरल शिपिंग कॉरपोरेशन ने जानबूझकर इस जहाज को डुबाया। क्यों? क्योंकि जहाज पुराना था, फाइनेंशियली अंडर परफॉर्म कर रहा था और इसका इंश्योरेंस वैल्यू था काफी ज्यादा।
जहाज डूबने के बाद केएससी को 6 करोड़ 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला। लेकिन क्या कोई कॉरपोरेशन सच में 51 लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा सकती है? ये सोचना भी भयावह है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो भी कम चौंकाने वाले नहीं। एक परिवार को उनके खोए हुए इंसान के बदले मिला सिर्फ 80,000 रुपए का मुआवजा, और वो भी काफी देरी के बाद, काफी लड़ाई के बाद। कुछ परिवारों ने अपनी जिंदगी सर्च में लगा दी, एक्शन कमिटीज बनाई, सरकार के दरवाजे खटखटाए, कुवैत और सऊदी अरब तक पहुंचे ये जानने के लिए कि उनके अपने कहां हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और अब मैं आपको उस बात की तरफ ले चलता हूं जो इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। लॉयड्स ऑफ लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम इंश्योरेंस कंपनी और इंडियन नेवी ने मिलकर जांच की। उनका निष्कर्ष था कि एमवी केराली मोरमुगांव से 500 मील दूर हिंद महासागर में लापता हो गया। लेकिन लापता, ये कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ ये कहना है कि हम नहीं जानते। तो क्या सच में कोई नहीं जानता? क्या सरकार ने सब कुछ सार्वजनिक किया? क्या जांच पूरी तरह ऑनेस्ट थी? इन सवालों के जवाब और इस पूरी मिस्ट्री का वो हिस्सा जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहले, अगर आप इस तरह की रियल मिस्ट्रीज और अनटोल्ड स्टोरीज पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, जहां हम रुके थे वहां से आगे चलते हैं। एमवी केराली लापता हो चुका था, सर्च ऑपरेशन हो चुका था और सरकार ने ऑफिशियली कह दिया था जहाज मिला नहीं। लेकिन क्या इतने से ये कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब सरकार चुप हो जाती है तो सवाल और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन 51 परिवारों के बारे में सोचिए। वो लोग जो हर सुबह उठते थे इस उम्मीद के साथ कि शायद आज कोई खबर आए, शायद आज कोई बताए कि उनके अपने कहां हैं। कैप्टन मैरिया डोस जोसेफ की पत्नी भी उसी जहाज पर थीं। उनके घर में उनका इंतजार कौन कर रहा था? उनके बच्चे। और वो बच्चे आज भी, दशकों बाद भी, एक जवाब के इंतजार में हैं। केरल के अलापुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर जिलों के छोटे छोटे गांवों में ऐसे घर हैं जहां आज भी उन खोए हुए लोगों की तस्वीरें दीवारों पर टंगी हैं, जैसे उनके परिवारों ने उम्मीद छोड़ी ही नहीं। लेकिन इन परिवारों के साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान को गुस्सा दिला दे। जब जहाज लापता हुआ तो केरल शिपिंग कॉरपोरेशन ने उन्हें ऑफिशियली इन्फॉर्म किया, बहुत देरी से। और जब परिवारों ने मुआवजे की मांग की तो उन्हें बताया गया कि चूंकि जहाज का कोई रेक नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं मिली, इसलिए लीगली उनके अपने डेड नहीं माने जा सकते। यानी जो लोग समुद्र में गायब हो गए वो लीगली जिंदा थे, इसलिए उनके परिवारों को पूरा मुआवजा भी नहीं मिल सकता था। ये वो सिस्टम था जिसने पहले इन लोगों को एक ओवरलोडेड ब्रोकन रेडार जहाज पर भेजा और फिर उनके परिवारों को कानूनी पचड़ों में उलझा कर रख दिया। फैमिलीज ने लड़ाई लड़ी। केरला में एमवी केराली फैमिलीज एक्शन कमेटी बनी। उन्होंने धरने दिए, कोर्ट गए, मीडिया के सामने गए और आखिरकार बरसों की लड़ाई के बाद कुछ परिवारों को मुआवजा मिला। लेकिन वो मुआवजा था 80,000 रुपए। एक इंसान की जिंदगी की कीमत 80,000 रुपए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये मोड़ उस 13 दिन की देरी से जुड़ा है जो सर्च ऑपरेशन शुरू करने में हुई। सोचिए, 3 जुलाई को आखिरी संदेश आया, 16 जुलाई को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 13 दिन। समुद्र में 13 दिन का मतलब क्या होता है? हवाएं, करंट्स, वेव्स, ये सब मिलकर किसी भी मलबे को सैकड़ों माइल्स दूर ले जा सकते हैं। अगर सर्च पहले दिन शुरू होता तो शायद कुछ मिलता, लेकिन 13 दिन बाद समुद्र ने सब कुछ खुद में समेट लिया था। और ये 13 दिन की देरी, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या जानबूझकर? कुछ एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट्स ने यह सवाल उठाया है कि अगर तुरंत सर्च होता तो शायद रैक मिलता, शायद कोई सर्वाइवर मिलता, शायद कोई ब्लैक बॉक्स जैसा एविडेंस मिलता। लेकिन 13 दिन की देरी ने यह सुनिश्चित किया कि कुछ मिले ही नहीं। अब बात करते हैं उस एंगल की जो इस मिस्ट्री को और भी गहरा बनाती है।
एमवी कैराली का आखिरी नोन लोकेशन था, मोरमुगांव से लगभग 500 माइल्स दक्षिण पश्चिम में। ये इलाका आता है हिंद महासागर के उस हिस्से में जहां पानी की गहराई है 4000 से 5000 मीटर, यानी लगभग 4 से 5 किलोमीटर गहरा पानी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है 828 मीटर, तो उस गहराई में लगभग 5 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं। उस गहराई पर जाना आज भी इंसानी टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अगर एमवी कैराली वहां गया तो उसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन एक और बात है जो इस केस को और रहस्यमय बनाती है। 1979 में जब एमवी कैराली लापता हुआ, उसी दौरान हिंद महासागर में कई दूसरे जहाज भी चल रहे थे। क्या किसी ने एमवी कैराली को देखा? क्या किसी ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल देखा? क्या किसी दूसरे जहाज के कैप्टन ने कुछ रिपोर्ट किया? ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली कुछ सोर्सेज बताते हैं कि उस इलाके में एक सोवियत नेवी का जहाज भी था। ये कोल्ड वॉर का जमाना था। हिंद महासागर में अमेरिकन और सोवियत दोनों की नेवल प्रेजेंस थी। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या इसका एमवी कैराली की मिस्ट्री से कोई कनेक्शन है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। 3 जुलाई 1979 रात के 8 बजे हिंद महासागर के बीच में चारों तरफ काला पानी, ऊपर शायद बादल, जुलाई का महीना, मॉनसून का मौसम, लहरें ऊंची, हवा तेज। जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने बॉम्बे रेडियो को अपनी पोजीशन दी और उसके बाद उस रेडियो रूम में क्या हुआ किसी को नहीं पता। क्या अचानक जहाज एक तरफ झुका? क्या कार्गो शिफ्ट हुआ? क्या किसी ने अलार्म बजाया? क्या लोग डेक पर भागे? क्या कैप्टन मर्यादास जोसेफ ने आखिरी वक्त में अपनी पत्नी का हाथ थामा? ये सब सवाल, इनका जवाब समुद्र की उस गहराई में है जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती। लेकिन फैक्ट्स की बात करें, मैरीटाइम एक्सपर्ट्स जो कार्गो लिक्विफैक्शन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि अगर यही हुआ तो जहाज इतनी तेजी से पलटा होगा कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कोई एसओएस नहीं, कोई फ्लेयर नहीं, कोई लाइफ राफ्ट नहीं, बस एक पल में सब कुछ खत्म। और जहाज इतना तेज डूबा कि उसके साथ सब कुछ नीचे चला गया, यहां तक कि तेल भी। क्योंकि जब जहाज एक स्पेसिफिक एंगल पर बहुत तेज डूबता है तो प्रेशर के कारण फ्यूल टैंक्स सील हो सकती हैं और तेल बाहर नहीं आता। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल वो है जिसका जवाब सरकार और केएससी ने कभी सीधे नहीं दिया। 1. जहाज ओवरलोड था, ये किसने अलाउ किया? 2. रडार खराब था, फिर भी जहाज को क्यों भेजा? 3. सर्च में 13 दिन की देरी क्यों? 4. परिवारों को समय पर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इन 4 सवालों का जवाब अगर किसी के पास है तो वो है केरला शिपिंग कॉरपोरेशन और उस वक्त की सरकार। लेकिन दशकों बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। 2016 में जहाज लापता होने के 37 साल बाद केरल हाई कोर्ट ने एक पिटीशन पर सुनवाई की। फैमिलीज ने मांग की थी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, दोषियों को सजा मिले और उचित मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन ये केस अभी भी आज भी अनसुलझा है। न कोई फाइनल वर्डिक्ट, न कोई जस्टिस। टाइटैनिक के बारे में आप सब जानते हैं। 1912 में डूबा, 1985 में उसका रेक मिला। उसकी कहानी दुनिया ने जानी, मूवीज बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, मेमोरियल बने। लेकिन एमवी कैराली, जिसे केरला का टाइटैनिक कहा जाता है, उसके बारे में केरला के बाहर कितने लोग जानते हैं? क्यों इस जहाज की कहानी इतिहास के पन्नों में दब गई? क्यों इन 51 लोगों को वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? शायद इसलिए क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कुछ ताकतवर लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हैं। शायद इसलिए क्योंकि जब रेक नहीं मिलता तो कहानी भी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, और जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता उसे भूलना आसान होता है। लेकिन दोस्तों, सच को दबाया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि केरल के उन गांवों में आज भी वो बूढ़ी माएं हैं जो अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं।
वो बच्चे हैं जो अपने बाप के बिना बड़े हुए। वो पत्नियां हैं जिन्होंने कभी मांग नहीं भरी फिर से, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके पति आएंगे। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये 51 जिंदगियों की कहानी है, 51 सपनों की कहानी है और उन सैकड़ों परिवारों की कहानी है जिनकी जिंदगी 3 जुलाई 1979 की रात हमेशा के लिए बदल गई। और अब वो सवाल जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, एमवी कैराली का आखिरी रेडियो मैसेज किसने लिया? बॉम्बे रेडियो ने। और उस मैसेज में कैप्टन ने क्या कहा था? ऑफिशियली यही बताया गया है कि सिर्फ पोजीशन दी थी, रूटीन मैसेज था। लेकिन कुछ सोर्सेस, जिनमें उस वक्त बॉम्बे रेडियो पर काम करने वाले ऑपरेटर्स के रिलेटिव्स शामिल हैं, उनका कहना है कि उस आखिरी मैसेज में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है, कुछ ऐसा जो इंडिकेट करता था कि जहाज पर सब ठीक नहीं था। क्या वो मैसेज दबाया गया? क्या उस मैसेज में डिस्ट्रेस की कोई बात थी जिसे छुपाया गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद उन रेडियो ऑपरेटर्स के साथ ही चला गया, क्योंकि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो आखिर में क्या हुआ एमवी कैराली के साथ? क्या वो ओवरलोडेड कार्गो और खराब रेडार की वजह से मॉनसून की लहरों में डूब गया? क्या समुद्री लुटेरों ने उसे हाईजैक किया और 51 लोगों को किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया? क्या कोई इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें जहाज को जानबूझकर डुबाया गया? या फिर क्या हिंद महासागर की उस अंधेरी गहराई में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हम अभी समझ भी नहीं सकते? एक बात तय है, एमवी कैराली की ये मिस्ट्री सिर्फ एक जहाज के लापता होने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जिसने लालच में आकर इंसानी जिंदगियों को दांव पर लगाया। ये एक ऐसी सरकार की कहानी है जिसने अकाउंटेबिलिटी से मुंह फेर लिया। और ये उन 51 लोगों की कहानी है जो आज भी हिंद महासागर के किसी कोने में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर एमवी कैराली की ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी रियल अनटोल्ड मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं जो आपको अंदर तक हिला दें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। और हाँ, अगला वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं वो एक ऐसी मिस्ट्री है जो एमवी कैराली से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ऐसी घटना जो भारत की धरती पर हुई, जिसे ऑफिशियली एक एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन जिसके पीछे की सच्चाई आज भी किसी को पूरी तरह पता नहीं। वो वीडियो आने वाला है और उसे मिस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं, और वो सवाल हम आप तक लेकर आएंगे।